यस। नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। मैं बता दूं कि ये हमारा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल शुरू हुआ है, जिसके माध्यम से हम 10वीं और 12वीं की जो गोधली है और दिगंत भाग 1-2 जो है, हम उसकी कंप्लीट तैयारी यहाँ पर करने वाले हैं। और ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए भी, और शायद आपके लिए भी होगी, क्योंकि हम यहाँ पर कंप्लीट बुक की तैयारी करने वाले हैं। हम इस दृष्टि से तैयारी करेंगे कि आपको ये लगेगा कि नहीं, मैं सीधे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल 2025 में अगर आप तैयारी लगे हुए हैं करने में और आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसी दृष्टि से हम यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं। हमारी पूरी मानसिकता रहेगी कि एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर कि एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न आते हैं और कहाँ से कैसे बनते हैं, और ठीक उसी को ध्यान में रखकर ये क्लास हम करने वाले हैं। और मैं इस क्लास को लाने के लिए इस खुशी से आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्लास है, और बहुत सारे यूट्यूब पर आपको देखेंगे कि टीचर्स पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, बट मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, क्यों आपको देखना चाहिए, ये भी एक बड़ी बात हो जाती है। अगर मैं आपको कुछ नया नहीं पेश करूँगा तो शायद कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर लगेगा कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। लेकिन उम्मीद है कि आप इस चैनल से जुड़कर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मैं आपको निराश नहीं करूँगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज ये हमारी पहली क्लास है, और क्लास शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मगर आप पूरी क्लास देखने के बाद सब्सक्राइब करिएगा। अगर मज़ा नहीं आए तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। अगर मज़ा आ जाए, लगे कि कुछ सीख रहे हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा कि कैसा लगा, और अपने जो अपने आपके साथी हैं, जो स्कूल मेट हैं, उनको बताइएगा कि दोस्त यहाँ पर एक यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है जहाँ पर हिंदी की जो है 10वीं और 12वीं की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। तो वो भी जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो क्लास का माहौल बनेगा। फिर हम और आप मिलकर कुछ नया कर पाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कि बीएसबी जो बिहार बोर्ड का जो हिंदी पेपर होता है 2025 की, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। आपकी किताब का नाम है दिगंत भाग 2 वर्ग 12th। इस क्लास में हम क्या देखेंगे? इस क्लास में 2024 में जो पूछे गए प्रश्न हैं, हम उनका विश्लेषण करने वाले हैं यहाँ पर, पहला बिंदु। और ये देखेंगे कि कितने नंबर के प्रश्न कहाँ से कैसे बनते हैं। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में जो आपका प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चन है, उसको हम ध्यान दे रखेंगे, और जिसमें आपका एक उत्तरीय प्रश्न 50 नंबर का आंसर करना रहता है। आपको मालूम है कि 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है, और उसमें से आपको 50 का आंसर करना होता है, ये भी आपको मालूम है। आपको देखिए, खंड अ के नाम से 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 50 का आंसर करना होता है। देखिए उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है व्याकरण और पाठ से संबंधित। तो पाठ में आपका है गद्य खंड, पद्य खंड, प्रतिपूर्ति, ये आपका काव्य खंड है। ठीक है, उसको गद्य खंड भी कहते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। पद्य कहिए या काव्य कहिए, ठीक है। और विषय निष्ठ से जो प्रश्न बनते हैं 50 नंबर के बनते हैं, जिसमें 6 प्रश्नों का आपको जवाब देना रहता है। तो उसमें आप देखेंगे कि 6 प्रश्न हैं, बट उसमें भी किसी में जैसे पहला जो प्रश्न रहता है, तो उसमें 2 प्रश्न आता है जो निबंध से रहता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो एक ही का प्रश्न देना रहता है। अगर किसी में 10 प्रश्न आते हैं तो उसमें से 5 का जवाब देना रहता है। तो ये समझ गए। आइए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए कि आपका जो एक उत्तरीय यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपका 50 को आंसर करना रहता है खंड अ के नाम से। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आप कॉमर्स के हैं, या फिर आर्ट्स के हैं, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये क्लास आप तीनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये साइंस वाले या कॉमर्स वाले कहेंगे कि ये मेरे लिए है, और आर्ट्स वाले कहेंगे कि नहीं, ये जो भी आप जिस विषय से हैं सभी के लिए क्लास है।
और हम यहाँ जो विश्लेषण किए हैं बताएंगे कि ये 2024 में जो आईएससी और जो कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं उनकी जो परीक्षाएं हुई हैं, हिंदी की परीक्षा जो हुई है, उस पेपर से मैंने ये एनालाइज किया हूँ कि कैसे कितने नंबर के प्रश्न बनते हैं। बट आपको मालूम होगा कि आर्ट्स के जो स्टूडेंट थे सेम किताब वही रहता है और परीक्षा में बस सवाल चेंज होते हैं, नंबर्स वही रहते हैं पूछने के, बट सवाल चेंज होते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, आप यहाँ पर जुड़े रहिए और देखिए कैसे। देखिए व्याकरण में जो 50 नंबर के प्रश्न आते हैं ना, वो फिक्स्ड नहीं रहते हैं कि 50 में ही आएंगे। जैसे 2024 में आपका 60 से 61 प्रश्न बने थे व्याकरण से सीधे, और 2023 में देखेंगे तो 44 प्रश्न बने थे। तो ये आगे पीछे होती रहता है। आगे बात करते हैं। देखिए इसमें व्याकरण में क्या क्या पूछता है, ध्यान दीजिए। देखिए व्याकरण में आपका यहाँ पूछता है वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला है, और फिर वर्णमाला 4 से 5 नंबर के आता है। ये आप देख सकते हैं, यह आपका शब्द विचार है, शब्द विचार 4 से 5 नंबर के, जिसमें से आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है, ये सब योग रूढ़ 4 से 5 प्रश्न ऐसे बनते हैं। आपका लिंग से बात करें तो इसमें 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं, जिसमें शब्द दे देता है और बोलता है कि बताइए इसका कौन सा लिंग है, ठीक है। संज्ञा से 1 से 4 प्रश्न बनते हैं। 2024 में तो ऐसे एक ही बनाया था, 2023 में 4 प्रश्न बने थे, तो ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सर्वनाम की बात करें तो 1 से 2 प्रश्न यहाँ से ऐसे बनते हैं, ठीक है। विशेषण से 2 नंबर के 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं। क्रिया से आपके 1 से 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। कारक से 1 से 2 नंबर के। कारक में वही पूछ देगा, जैसे एक सेंटेंस दे देता है और बोलता है कि इसमें बताइए कौन से कारक हैं। जैसे पूछ देगा कलम से, राम कलम से लिखता है, इसमें कौन से कारक है। तो देखिए कलम से है तो आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से आ रहा है, तो ये करण हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। से 2 में आता है, एक आपादान में आता है, एक करण में आता है। तो आपको मालूम है कि करण वाला जो से होता है उसमें कोई भी चीज़ जो रहता है ना वो साथ में रहता है। जैसे मैं एक इस कलम से लिख रहा हूँ, तो ये क्या है, मेरे साथ कलम। अगर कह दिया जाए कि गंगा से, हिमालय से गंगा निकलती है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, अलगाव। यानी इतना ध्यान रखना है कि अपादान वाला जो से है उसे कोई चीज़ अलग होती है किसी चीज़ से, ठीक है, और करण से अलग नहीं होती, एक साथ रहते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ये आगे देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग से आपका 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। दे देगा उपसर्ग, दे देगा ऑप्शन में पूछेगा बताइए इसमें से कौन से उपसर्ग हैं, फिर उपसर्ग के लिए उप दे देगा, उसमें से बोलेगा कि बताइए इससे कौन से उपसर्ग बनेंगे, ठीक है। ऐसा प्रत्यय का सेम वही रहता है और निश्चित है कि ये फिक्स्ड रहता है, किसी भी परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। संधि से आपके 3 से 5 प्रश्न बनते हैं। किसी में संधि विच्छेद दे देगा, किसी में कहेगा कि संधि बताइए, किसी में बताइए कि कौन से संधि है, ये पूछता है इस तरीके से। कभी परिभाषा पूछता है। ये क्लास जो है ना मैट्रिक वाले के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि वो समझेंगे कि कैसे क्या चीज़ होता है। मैट्रिक का अगर आपके कोई घर में कोई बच्चा है, साथी है, भाई है, तो उसको भी बताइएगा कि यहाँ पर क्लास शुरू हुई है, और मैट्रिक का भी हम पूरा इसी तरीके से विश्लेषण करके ले आएंगे और बताएंगे सब कुछ, ठीक है। अब ये देख रहे हैं समास। समास का 3 से 4 प्रश्न बनते हैं, ठीक है, और दे देगा कि पूछेगा बताइए कौन सी इसमें समास है ऑप्शन में, फिर समास का नाम दे देगा और बताइए कि नीचे जो ऑप्शन में है वो कौन सा है, इस तरीके से। आगे हम देखेंगे, इस क्लास में हम देखेंगे किस तरीके से आपके प्रश्न बने हुए हैं, तो घबराइएगा नहीं। पर्यायवाची शब्द देखते हैं कि इसमें 2 से 3 नंबर के बनते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये बहुत ज़रूरी होता है। आपका आर्ट्स में देखिए, साइंस में 4 से 5 प्रश्न निश्चित बनता है, लेकिन आर्ट्स में 6-7 प्रश्न बनता है, तो ये भी ध्यान रखना है, आर्ट्स में कुछ ज़्यादा हो जाता है। मुहावरा देखेंगे, मुहावरा 3 से 4 नंबर के ऐसे बनता है। विलोम शब्द है आपका, तो ठीक है, विलोम शब्द 3 से 4 नंबर की भी बनता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए, या आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको सुविधा हो जाए कि कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं और मुझे क्या तैयारी करनी है। हम इस क्लास में आगे जो हमारी क्लास होंगी कंप्लीट इसकी तैयारी करेंगे हम, तो आप धैर्य रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं
यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपका, एक मिनट, तो ये ध्यान रखना है। अभी देखना, हमने देखा कि व्याकरण देखा, लेकिन उसी 100 नंबर प्रश्न में से आपका पूछता है, आपका ये पूछता है, ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछता है, तो ये भी ध्यान रखना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछता है गद्य की पंक्तियाँ पूछता है, ये आपका गद्य से पंक्तियाँ पूछता है, ये आपका देखना होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। एक मिनट, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपका, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपका जो गद्य खंड से आता है, गद्य खंड, पद्य खंड, प्रतिपूर्ति, उसका ध्यान रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गद्य खंड, ये आपका, ये इसको काट लेना है। ठीक है, यहाँ पर गद्य खंड से वहाँ पे मिस टाइप है, गद्य खंड होगा। आप 4 से 5 प्रश्न के यहाँ से बनता है। पद्य खंड से पंक्तियाँ पूछा जाता है, तो यहाँ से 4 प्रश्न ऐसे बनते हैं। पद्य खंड में क्या होता है कि जैसे कोई कविता है, तो कविता से कोई पंक्ति दे देगा और पूछेगा कि बताइए किस कविता से है, या फिर ये पूछ देगा कि इसके राइटर कौन है, ऐसे पूछता है। तो ज़्यादातर पूछता है यही कि किस कविता से ये पंक्तियाँ है, ये बताना है। आप देखते हैं पात्र, कहानी और एकांकी और आत्मकथा। पात्र पूछता है, पूछ देगा कि बताइए ये पात्र किस कहानी से है या फिर किससे है। 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें ज़्यादातर पात्र देखिए किस में आते हैं, कहानी, एकांकी और आत्मकथा से। तो ये 4 से 5 प्रश्न फिक्स्ड है कि आपका आना ही आना है। लेखक के माता पिता की बात करें तो इसमें 2 से 3 नंबर के प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न ऐसे बनता है। माता से पूछ देगा इनका माता का नाम, इनकी माता क्या नाम है, इनके पिता का क्या नाम है, या फिर पिता का नाम दे देगा, पूछेगा बताइए कि इनके पिता हैं, ऑप्शन में दे देगा ऐसे। लेखक की रचनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखिए, मैं जो आगे क्लास करवाऊंगा उसमें एक चार्ट बना कर दूंगा कि जिसमें आपको ये मालूम चले कि कौन से राइटर का ये कौन से पार्ट हैं, पहले तो आपके सिलेबस में जो लगे हैं, फिर बाद में एक ऐसा बनाऊंगा क्लास जिसमें आपको ये मालूम चलेगा कि जितने भी राइटर हैं ना, उनके सबके एक साथ में ये रहेगा, आपका रचनाएं उनकी सब एक साथ रहेगी। ठीक है, तो ये भी एक क्लास हम लोग करेंगे नेक्स्ट में। एक होता है पाठ विधा पूछता है, तो अच्छा पाठ विधा क्या, विधा मतलब होता है कि जैसे कहानी, निबंध, आत्मकथा, संस्मरण, ये सब क्या है, विधा बोला जाता है। ठीक है, तो वही पूछता है कि जैसे आपका लगा हुआ है कहानी है चंद्रधर गुलेरी शर्मा जी का, तो उसमें से पूछ देगा कि भाई बताइए कि इनका जो है कहानी जो लगी हुई है, उसने कहा था, तो दे देगा कि उसने कहा था कि बताइए विधा क्या है, तो आप बताएंगे कि कहानी है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं 2 से 3 नंबर। लेखक का जन्म काल, ठीक है, लेखक का जन्म काल ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। 1 से 2 प्रश्न तो ऐसे बनते ही बनते हैं। और आगे बात करते हैं जन्म, ये ठीक है, जन्म काल जो है, लेखक का जो जन्म काल है 1 से 2 प्रश्न, और लेखक का रचना काल 2 से 3। रचना काल का देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसकी एक सेपरेट क्लास में लाने वाला हूँ। ठीक है, तो रचना काल का ये हो जाता है कि बताइए कि कौन से राइटर किस रचना काल में आते हैं, अर्थात जो हमारी हिंदी साहित्य है, जो हम हिंदी पढ़ते हैं, इस हिंदी साहित्य का हमारे जो इतिहासकार रहे हैं उसको कई काल खंडों में विभाजित किया है। तो उस कालखंड में अलग अलग राइटर्स आते हैं, जो आपके पाठ पुस्तक में राइटर्स लगे हैं वो भी अलग अलग कालखंडों में आते हैं। तो यही पूछा जाता है कि बताइए कि अगेय हैं, चाहे रामधारी सिंह दिनकर हैं, बताइए कि किस कालखंड में आते हैं। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम एक क्लास इसके लिए भी आगे करने वाले हैं। ठीक है, ये समझ गए आप। आगे चलते हैं। आप परीक्षा में जब जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से, ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से प्रश्न देखने को मिलेगा। पेपर ऐसा ही रहता है, क्वेश्चन पेपर, ठीक, जिसमें आपको ये कोड दिया रहता है। ये कोड यहाँ पर मिलता है। मेरा पता नहीं कलम क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा यार।
ये जो है आपका कोड रहता है, 7 जो है ना 750, और ये आपका OMR शीट में भरना होता है। और इस तरीके से जो कोड है ये ध्यान रखिएगा। एफ कोड, ये कोड क्यों दिया रहता है इस तरीके का, सेट कोड इसको बोलते हैं। तो ये दिया रहता है कि जैसे आप ही के क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे, साथी रहेंगे, तो ABCD करके देता है और उसमें प्रश्न अलग अलग रहता है ताकि चीट आसानी से नहीं किया जा सके। ऐसा होता है अगर मान लीजिए सबका ए ही सीरीज रहेगा तो एक का आंसर आप जो कर रहे हैं नेक्स्ट जो भी करेगा एक का ही करेगा। तो इस तरीके से सेट कोड अलग रखा जाता है ताकि क्वेश्चंस का जो क्रम है ना अलग अलग रहे। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाएं तो सबसे पहले आप जो है ना OMR शीट जो मिलती है उसमें इस चीज़ को मेंशन कोड को ज़रूर करिएगा। एक दो प्रश्न छूट जाए बेशक, मगर ये नहीं छूटना चाहिए, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, एग्ज़ाम आप फेल कर जाएंगे। तो इसको ध्यान रखना है। और जो एग्ज़ामिनर जो रहते हैं वो आपका एक डायरी लेकर आते हैं जिस पर सिग्नेचर करना होता है, साइन करना आता है, यानी उपस्थिति दर्ज करनी होती है, उसको ज़रूर करिएगा। छूट भी जाए तो ज़रूर कह के करिएगा, ठीक है। अब देखते हैं वर्णमाला से किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। वर्णमाला से ये देखिए आपके 2024 में जो आया है ना प्रश्न, उसी को मैं यहाँ पर रखा हूँ। तो 34 नंबर में जो है पूछा है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है, ठीक है। इसमें बताना है, ए में आया है ज, बी में ग, डी से ड है, सी में ड, डी में था। तो इसमें बताना है कि अघोष वर्ण कौन है। तो अघोष अगर नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये बताइए कि ज है किस वर्ग में आता है। ज आपको च वर्ग में आता है और कितने नंबर का, ये 3 नंबर का है। ग किस वर्ग में आता है, क वर्ग में, और क वर्ग में कितने नंबर का है, 3 नंबर का। ड किस वर्ग में आता है, ट वर्ग में, और कितने नंबर का है, 3 नंबर का। और था बताइए, ये था बताइए कौन कितने नंबर का है, ठीक है। तो ये था जो है 2 नंबर का है, त वर्ग का, ये आपको मालूम है। आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। तो आपको तो मालूम है कोई आंसर तो एक ही होगा ना, एक जैसा तो कोई नहीं होने वाला है। तो इसका आंसर ये होगा। ये तो मैं बताया, ट्रिक का बात बताया, ये कैसे पकड़ेंगे अभी आपको मैं बता रहा हूँ। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे कि कैसे पता करें कि अघोष है कि सघोष है, ठीक है। ये कैसे पता करेंगे मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए आपको इतना याद रखना है कि किसी भी वर्ग के पहला और दूसरा जो रहता है अघोष रहता है, बस यही याद रखना है। किसी भी वर्ग मतलब क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग हो, इसका जो पहला लेटर है दूसरा है, यानी क, ख, च, छ, ये जो है ये हमेशा क्या रहता है, अघोष रहता है। तो आपको ये याद रखना है। अब उम्मीद है कि नहीं भूलेंगे कभी भी। आपको याद नहीं रखना है कि घोष किसको कहते हैं। घोष, अघोष के बाद जितने भी होते हैं वो सब घोष होते हैं, जिसमें घोष में स्वर भी आता है और व्यंजन में तीसरा, चौथा, पांचवा ये सब आता है। लेकिन अघोष जो अभी हम देख रहे हैं, बस इतना ही याद रखना है कि पहला और दूसरा जो वर्ण है वही बस होता है अघोष। और देखिए चूंकि आप यहाँ मैं ये बताया आपको, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कि सब 3-3 नंबर का, ये भी 3 का 3 है, बस एक ही है 2 नंबर का। अभी बताया ना, पहला और 2 नंबर के जो वर्ण होता है वही आपका अघोष होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी पेन लगता है कुछ प्रॉब्लम है पेन का, ऐसा नहीं था बट हो गया है, कोई नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया है 35 नंबर में जो प्रश्न पूछा है कि 35 नंबर में आपका जो प्रश्न है ना 35 नंबर में ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ण अंतस्थ है व्यंजन, ठीक है। पूछ रहा है कि कौन सा व्यंजन जो है अंतस्थ है। उदाहरण बता दिया है नीचे, और यह है कि क है कि च है कि ट है, इसमें से बताना है कौन सा वर्ण पूछ रहा है भाई। तो अंतस्थ वर्ण पूछ रहा है, ठीक है। अंतस्थ वर्ण, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अंतस्थ वर्ण उसको बोलते हैं जो य, र, ल, व यानी 4 ही होता है। अंतस्थ वर्ण 4 होता है और ये हमेशा किस में आता है, य वर्ग में आता है, य, र, ल, व वर्ग में आता है। तो 4 शुरुआत का जो है इसको अंतस्थ बोलते हैं, ठीक है। य, र, ठीक है, ल और व,
ये चार ही जो है अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। और इसके बाद जो चार हैं, ठीक है, तलाव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स और ह, ये उष्म वर्ण कहलाते, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो इसमें देखिए कौन सा है, च तो है नहीं, यरलवा में तो आता नहीं है, क भी यरलवा में आता नहीं है, ट भी नहीं आता, एक ही यरलवा में आता है, वो भी दिया है ये। अगर आपको इतना भी मालूम रहता ना कि अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण किस में आते हैं, तो यरलवा में आते हैं, तो आपको देखिए तीनों ऑप्शन में एलिमिनेट करेंगे तो तीनों ऑप्शन तो है नहीं, इधर दूसरे वर्ग के हैं, लेकिन यह जो है आपका य वर्ग से है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आंसर यही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रश्न है इसमें हिंदी में पूछे। देखिए नेक्स्ट वही प्रश्न आ गया हिंदी में, उष्म व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है। तो आपको मैं पहले बताया कि ये जो बताया ना, ये 4 होता है अंतस्थ और ये भी 4 होता है। तो उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होता है। इसमें आंसर ये होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है, 3 तो होगा नहीं, 4 ही होगा। समझ गए आप, और कौन कौन से होता है वो भी समझ गए। आगे देखते हैं, इसमें दिया है कि बताइए कि फ का उच्चारण स्थान क्या है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, और मैं आपको बता दूं कि आगे हम ऐसी क्लास करेंगे जिसमें ये सारा वर्णमाला का ही रिलेटेड रहेगा, यानी कंप्लीट वर्णमाला से क्लास करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। अपनी जो पाठ पुस्तक की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक क्लास ये वर्णमाला करेंगे, और उसमें मैं बताऊंगा ज़िंदगी भर के लिए आप नहीं भूलने वाले हैं। ऐसे इस तरीके से मैं बताऊंगा कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा। मगर आपको एक यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ, कैसे आप किसी भी वर्ण को कैसे पता करेंगे कि इसकी उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। देखिए पहले इसका हल कर लेते हैं। पूछ रहा है कि फ का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए तालु है कि मूर्धा है, या दंत है कि ओष्ठ है। इस बंदे ने जो मारा है आंसर ओष्ठ पे मारा है, तो ओष्ठ जो है बिल्कुल सही आंसर है। मगर आप कैसे जानेंगे, देखिए ध्यान दीजिए कि अभी हमने पढ़ा वर्ग, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये जो है 5 वर्ग जो है। ये ध्यान रखिए, जो हमारा ये जो लिपि है हमारी ना, इसको वैज्ञानिक तरीका दिया गया है। जो हमारा ये हिंदी है, इसके जो वर्ण हैं ये बिल्कुल वैज्ञानिक हैं। कैसे हैं मैं बताता हूँ आपको। क वर्ग का नंबर क्या है, 1 है। च वर्ग का नंबर 2 है। ट वर्ग का 3 है। त वर्ग का 4 है। प वर्ग का 5 नंबर है। आप ये नंबरिंग ध्यान रखेंगे। ध्यान दीजिए, ध्वनि जब हमारे शरीर में अंदर जाती है तो वही आवाज़ बन के आती है। लेकिन हमारे शरीर से आवाज़ कहाँ से बननी शुरू होती है, श्वास लिया, अब ये श्वास निकलेंगे तो आवाज़ कहाँ से बनना शुरू होती है, यहाँ से, कंठ से। तो यानी आपको ध्यान रखना है कि हमारे 5 स्वर तंत्रियाँ होती हैं। कितने तंत्र स्वरियाँ होती हैं, 5 तंत्र स्वरियाँ, 5 स्वर तंत्रियाँ होती हैं। पहला कंठ, फर्स्ट में कंठ आता है तो आपको मालूम है कि पहला वर्ग कौन सा आता है, क वर्ग। तो हमेशा याद रखना है कि पहला वर्ग कहाँ से होता है, 1 नंबर का कंठ से होता है। इसके बाद 2 नंबर पे आता है तालु। तालु किसको समझेंगे, बहुत बार कन्फ्यूज़न होगा कि तालु किसको बोलते हैं, शायद अभी नहीं मालूम हो, लेकिन आज के बाद आपको मालूम चलेगा। तालु देखिए, कंठ के बाद दूसरा जो स्वर तंत्र है वो तालु पे आता है। देखिए ये जो जीभ है ना, ऊपर जीभ लेके जाइए और रगड़ मारिए, कहाँ पर 1 2 3 लेयर का रगड़ मिल रहा है, ठीक है, वो रगड़ जहाँ मार रहा है ना, उसी को हम तालु बोलते हैं। हमेशा याद रखना है इसको। तो ये हो गया पहला वर्ग में। आप कंठ 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पे क वर्ग हुए तो क वर्ग का सारा उच्चारण कंठ से होगा, याद रखना है। 2 नंबर पे च वर्ग है, 2 नंबर पे स्वर तंत्री कौन सी है, वो तालु। तो वो च जो है, च वर्ग तालु से उच्चारण होगा। च छ ज झ सब तालु से यहाँ से उच्चारण होगा, याद रहेगा ना। तीसरे नंबर पे कौन सा आपका, ट वर्ग है। ट वर्ग का उच्चारण देखिए, पहला कंठ हुआ, दूसरा क्या हुआ, तालु हुआ, तीसरे नंबर पे आता है मूर्धा। अच्छा, मूर्धा को कैसे पहचानेंगे, मूर्धा को पहचानने के लिए आपको जहाँ अभी तालु पे रगड़ मारे ना, और दांत ये है, ये दांत और तालु के बीच में देखिए बहुत छोटा सा एक जगह है जो बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, उस पे जीभ लेके जाइए। जीभ का जो अग्रभाग है ना, जिसको ठोर बोलते हैं हम लोग, तो उसको अग्रभाग को, जीभ को ले जाइए, वहाँ पर रगड़िए। नीचे पूरा नहीं रगड़ना है, बस बहुत थोड़ा सा जगह होता है, उसी को मूर्धा बोलते हैं। ये बहुत लोगों को नहीं मालूम रहता है।
कि मूर्धा कहाँ है और तालु कहाँ है, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। इस वीडियो के बाद आप कभी कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे अगर ये क्लास देख रहे हैं तो, ठीक है। तो पहला नंबर कंठ हुआ, दूसरा तालु हुआ, तीसरे नंबर पर मूर्धा हुआ, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन आता है? अभी आपने देखा कि ट वर्ग आता है, तो हमेशा याद रखना है कि ट वर्ग तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर मूर्धा आता है, उसका उच्चारण मूर्धा से होने वाला है। उम्मीद है आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन सा आता है वर्ग? चौथे नंबर पे आपका आता है त वर्ग। त वर्ग आता है और हमेशा याद रखना है चौथे नंबर पे कौन आता है? दांत आता है। पहला कंठ, दूसरा तालु, फिर आगे उसके बढ़ते हैं मूर्धा और चौथा पहले अब दांत आता है, ठीक है। और पांचवा पर होंठ आता है, जिसको यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया है ओष्ठ दिया है। तो अभी चौथे नंबर की बात करते हैं। चौथे नंबर पे आता है त वर्ग, और वही त वर्ग का उच्चारण यहाँ से कंप्लीट उच्चारण यहाँ से दांत से होगा। दांत से होगा मतलब जो जीभ है ना वो जाकर कहाँ टच करेगी? दांत में टच करेगी। देखिए कंठ से अगर उच्चारण करेंगे तो कंठ जीभ का भाग कहाँ जाएगा? पीछे खिंचाएगा। क यानी जो जीभ है ना कहीं टच नहीं करेगा, किसी भी स्वर तंत्र में टच नहीं करेगा, बल्कि जीभ पीछे ठीक यहाँ पीछे खींच आएगी, जीभ पीछे खींची जाएगी, ठीक है। अगर तालु से उच्चारण करना है यानी च वर्ग की उच्चारण करते हैं तो हमेशा जीभ कहाँ टच करनी चाहिए? तालु में जाकर टच करनी चाहिए। च वहाँ जाकर टच करना चाहिए। ट वर्ग यानी मूर्धा से उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जो जीभ है ना मूर्धा में जाकर टच करनी चाहिए। माइनर ही सही लेकिन वहाँ टच करनी चाहिए, तभी जाकर शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। ये बहुत गलतियाँ होती हैं, इवन मेरे साथ बहुत गलतियाँ हो रही थी। 2017 के बाद से ही मैंने ये सब कुछ सीखना शुरू किया, ठीक है। और उम्मीद है कि आज से आप भी सीख जाएंगे। अब दांत की बात करते हैं तो जीभ जो है ना दांत चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे त वर्ग है, उच्चारण उसकी वहीं से होनी है, मगर जीभ जरूर जाकर दांत में टच करनी चाहिए। अंदर से टच करेगी, बाहर से नहीं, अंदर से। तो ये होनी चाहिए आपका, ठीक है। और नेक्स्ट जो बात करते हैं पांचवें नंबर पर, जो पांचवा जो स्वर तंत्री है हमारा ये होंठ है, ठीक है। तो ओष्ठ को होंठ हम बोल रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ से पांचवा नंबर पे कौन सा वर्ग आता है? प वर्ग आता है। तो सारा प वर्ग का उच्चारण यहाँ से होंठ से होगा। होंठ का मतलब ये चिपकेगा, अप डाउन करेगा, इसकी टच होगी, एक दूसरे से ये टच करेगा और यहाँ से वायु हमारी जो है फ्लो करके बाहर निकलेगी। समझ गए आप? मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो अभी आपने देख लिया कौन सा हो गया इसका आंसर? ओष्ठ हो गया। फ किसमें आता है? पांचवें वर्ग में आता है, प वर्ग में। प वर्ग का उच्चारण होंठ से होता है, राइट। उम्मीद है आप भूलेंगे नहीं। देखिए इस तरीके से मनोरंजक तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ और बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से हम लोग क्लास को करेंगे। और आपको ये मान कर चलना है ना कि जब भी आप मेरी क्लास करने आएंगे तो ये मान कर चलना है कि आप अपने उस क्लास में बैठे हैं जिस क्लास में आपके टीचर बेहद पसंदीदा टीचर हैं और उनकी बातें सब कुछ समझ में आती हैं। यह मान कर आपको चलना होगा। बिल्कुल यही मानकर अपने क्लास में समझिए कि मैं बैठा हूँ और कॉपी और पेन ज़रूर रख लेना है और पूरी क्लास देखने के बाद ही कॉपी और पेन का इस्तेमाल करना है। क्योंकि क्लास जब चलती है तो अगर आप नोट बनाते रहेंगे साथ साथ में तो शायद ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होगा कि आप कुछ चीज़ें नहीं समझ पाए। लेकिन एक बार क्लास को देखिए, ये तो क्लास तो रिकॉर्डेड है ना, जाएगा तो कहीं नहीं, है ना। तो इसलिए कंप्लीट क्लास को देखने के बाद ताकि आप खुद समझ जाएंगे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और नोट भी बनाना होगा ना तो आप खुद से नोट बना लेंगे और थोड़ी बहुत अगर कहीं गड़बड़ाएंगे भूलेंगे तो फिर आप वीडियो को देख लेंगे, चालू करके शुरू करके देख लेंगे, अच्छा क्या कह रहा था, फिर नोट बना लेंगे। ऐसा करना है, ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी भी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? ये एक परिभाषा दे दिया। तो देखिए किसी भी भाषा तो पहले यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये जो दिया है ना किसी भी भाषा जो है नहीं देना चाहिए था। किसी भी भाषा क्यों कहेंगे? ये बोलता कि हिंदी भाषा की बात कहता तो सही रहता, ठीक है। लेकिन आइए ये ऑप्शन ए में देखते हैं, तत्सम बोलते हैं उसको, या तद्भव कहते हैं, या दिशज कहते हैं, या विदेशज कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो हिंदी हमारी भाषा है, जो उसके जो शब्द हैं मूल शब्द वो कहाँ से आए हैं? संस्कृत से आए हैं। यानी संस्कृत शब्दों को क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है कि हिंदी भाषा के जो मूल शब्द हैं कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? तो ये तत्सम से हुए हैं।
ये कहना चाह रहा है प्रश्न, वैसे प्रश्न गलत है लेकिन ये प्रश्न यही कहना चाह रहा है। देशज देखिए, और तत्सम से ही बिगड़ता है जो रूप क्या बनता है, तद्भव बनता है। यानी जो हमारी हिंदी है ना, जो हिंदी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस में आता है, तद्भव में आता है, लेकिन इसका मूल शब्द कौन सा है, तत्सम है। ये समझ गए आप। अब यहाँ देखिए देशज, देशज क्या होता है, तद्भव का ही बिगड़ा हुआ रूप देशज हो जाता है। देशज मतलब खुद का देश का उत्पत्ति, यानी देश में उत्पन्न हुए शब्दों को देशज बोलते हैं। ठीक है, जैसे लोटा है तो ये हमारा क्या है, देशज शब्द हो गया, हम लोग उत्पन्न किए हैं इसको। विदेशज का मतलब होता है, विदेश का मतलब होता है जो बाहरी दूसरी भाषा से जो शब्द आए हैं। राइट, नेक्स्ट, कैसा लग रहा है क्लास, आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए, अच्छा लग रहा है या नहीं, ताकि मुझे भी मालूम चले, और उम्मीद है अच्छा ही लग रहा होगा। आगे देखिए, शब्द विचार से प्रश्न बन रहा, हमने देखा ना शब्द विचार से 2-3 प्रश्न, ऐसे 3-4 प्रश्न तो बनते ही हैं, नहीं 4 से 5 प्रश्न शब्द विचार से बनते। उसमें कौन कौन सा आता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यौगिक, रूढ़, योगृढ़, ये सब पढ़ेंगे हम आगे जो क्लास करेंगे पढ़ेंगे। बट यहाँ थोड़ी बहुत देखते हैं कि किस तरीके से प्रश्न आपके परीक्षा में आए हैं, ये देखना जरूरी है। अब देखिए 100 शब्द का तत्सम रूप क्या है, अभी पूछ रहा है तत्सम, पूछ रहा है कि 100 शब्द जो है उसका तत्सम रूप क्या है, बताना है। कोटि होगा, लक्ष्य होगा, पद्म होगा या शत होगा, बताना है। आपको मालूम है कि 100 को शताब्दी भी बोलते हैं, शत भी बोलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि एक ऑप्शन शत दिया हुआ है, और ये जो बंदा जिसने भी मारा है ये बहुत सुंदर मारा है। ठीक है, कोटि मतलब 1000 होता है, ये नहीं होगा। लक्ष्य और पद्म तो बिल्कुल अलग ही है, तो समझ गए आप। तो इस तरीके से बताना होता है कि तत्सम पूछ देगा ऐसा, तो ये भी हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें शब्द विचार में ही पूछता है कि नेक्स्ट जो प्रश्न है ना, नेक्स्ट प्रश्न है जो पूछ रहा है कि ये बताइए कि कौन से शब्द विदेशज हैं। ठीक है, कौन से शब्द विदेशी हैं, तो बताना है कि विदेशी मतलब होता है कि जो बाहरी भाषा से शब्द आए हैं। तो क्षीर नहीं है, संस्कृत शब्द है, यानी तत्सम बोलते हैं इसको। अश्व में घोड़ा होता है, ये भी आप जानते हैं कि तत्सम शब्द है। और ये फूल जो है अपना ये तद्भव है, मूल रूप से हिंदी में हम लोग इसकी उच्चारण करते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको फूल। ठीक है, लेकिन एक कैंची शब्द दिया हुआ है, ये कैंची जो शब्द दिया है ना, यही आपका विदेशी शब्द है, ये बाहर से ली गई शब्द है, लिया गया शब्द है। ठीक है, और शब्द विचार जो है उसमें आगे देखते हैं जलज। ये जो है ना जलज, ये जलज है। जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है, बताना है कि इसमें जो जलज है किस शब्द का उदाहरण है। तो इसमें देखिए रूढ़ है, रूढ़ है। थोड़ा सा मेरा जो पेन है ना ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे को पता नहीं वहाँ पहुँच नहीं रहा। इससे पहले तो काम कर रहा था, अभी कुछ है कोई नहीं, बट कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा रहे। तो पूछ रहा है कि जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है, तो बताना कि रूढ़ है या देशज है या योग रूढ़ है या विदेशी है। तो आपको मैं बता दूं कि जलज जो है योग रूढ़ है, बंदे ने सही आंसर किया हुआ है। ठीक है, इसको समझेंगे, ये बहुत थोड़ा सा ये निश्चित रूप से 1 प्रश्न 2 प्रश्न ये बनता है, इससे बनता है रूढ़ या योग रूढ़, ये बनता ही बनता है। ये बहुत आसान होता है, लेकिन हम जब व्याकरण की क्लास करेंगे तो उसमें ये सब समझेंगे, जब उसमें भी शब्द विचार की क्लास करेंगे व्याकरण में तो ये समझेंगे कि रूढ़ किसको बोलते हैं। वैसे रूढ़ बोलते हैं कि दुनिया के किसी भी जगह चले जाइए, आप किसी भी भाषा में चले जाइए, लेकिन जो मूल शब्द है उसका जो अर्थ है ना वही रहेगा। पानी अगर भले वाटर कह लीजिए, लेकिन पानी का अर्थ पानी ही रहेगा। ठीक है, तो उसको ही रूढ़ बोलते हैं। लेकिन योग रूढ़ में ऐसा हो जाता है ना कि नहीं, उसका 2 अर्थ निकलते हैं, एक सीधा अर्थ निकलता है और एक उसके छुपे हुए अर्थ निकलते हैं। तो ये समझना है योग रूढ़ में। आगे देखते हैं, हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लिंग, अब पूछा है कि यहाँ देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि लिंग क्या है। इसमें लिंग से प्रश्न बन रहा है, और लिंग से प्रश्न यहाँ बन रहा है जिसमें 2 प्रश्न बनते हैं। पूछ रहे कि राख शब्द कौन सा है, बताना है पुल्लिंग है कि उभय लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो आपको बता दूं कि राख जो है स्त्रीलिंग है। सदियों की राख सुगबुगा उठी। ठीक है, जनतंत्र का जन्म में एक ये लाइन है, और अगर मैं सही हूँ तो आपको मालूम होगा दिनकर जी की वो जो कविता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में से दूसरा जो लिंक से ही दूसरा जो प्रश्न है, मोती शब्द क्या है? तो मोती चमकता है कि चमकती है? मोती चमकती है नहीं, मोती चमकता है। तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, ये आंसर हुआ। ठीक है, दो प्रश्न ये लिंक से देख लिए। अब संज्ञा से देखिए कितने प्रश्न बनते हैं, 1 से लेकर 4 प्रश्न बनते हैं, बट 2024 में शायद एक ही प्रश्न पूछा हुआ है जहाँ तक मुझे मालूम है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि मंडली, मंडली शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो मंडली का मतलब होता है कि एक समूह है, जैसे कीर्तन मंडली हुआ है ना, तो मंडली में तो कुछ लोग रहते हैं ना, तो एक समूह, इससे पता चलता है। तो अब ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पर दिया है जातिवाचक, जातिवाचक किसी विशेष की बात होती है, उसमें है नहीं। गुणवाचक तो है नहीं, किसी की विशेषता तो बताई नहीं जा रही है। समूह, हाँ समूहवाचक, यही आंसर आपका होना है, क्योंकि इस समूह की बात यहाँ हो रही है इसमें। ठीक है, अब द्रव्यवाचक तो बिल्कुल ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, संज्ञा से एक ही प्रश्न इस बार पूछा गया था, लेकिन 2023 में हाँ 4 प्रश्न पूछे थे। सर्वनाम की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत का राष्ट्रपति कौन है? और इस वाक्य में कौन, ये कौन जो है ना, ये जो कौन है, बताना है कि ये कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो कौन से क्या पता चल रहा है, कौन से प्रश्न पूछने की बात पता चल रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे पुरुषवाचक, पुरुषवाचक तो है नहीं, है ना। और ये पूछता कि भारत पूछता तो कुछ कहा जा सकता था, बट यहाँ क्वेश्चन को ही पूछ दिया, तो निजवाचक तो है नहीं, व्यक्तिगत बात हो नहीं रही है, प्रश्नवाचक बात, यानी प्रश्न की बात हो रही है, यही प्रश्नवाचक होगा। बंदे ने आंसर नहीं किया है, छोड़ दिया, नहीं समझ में आया तो, बट आप यहाँ समझ लीजिए, संबंध की तो बात है नहीं, है ना। अब बात करते हैं विशेषण में। पर्वत का बताना है कि पर्वत शब्द का विशेषण, पर्वत शब्द का विशेषण बताना है कौन सा है। तो पर्वत तो होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत है ये। बी का देखते हैं, पार्वती, ये होगा नहीं, नाम कर दिया है। पर्वतीय, ये आंसर आपका होगा। देखिए यह इसमें जोड़कर पर्वतीय बना दिया है, और यही विशेषण होता है। ठीक है, पवित्र बिल्कुल नहीं होगा। ये समझेंगे विशेषण कैसे बनाते हैं, ये भी देखेंगे जब हम व्याकरण की क्लास करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विशेषण में पूछ रहा है कि बताइए कि ये जो है प्रथम, ये प्रथम जो है प्रथम शब्द का विशेषण क्या है। तो प्रथम शब्द का विशेषण प्राथमिक होगा, बिल्कुल सही आंसर मारा हुआ है। प्रयास तो होगा नहीं, आप तो जान ही रहे हैं, बिल्कुल सीधा। प्रार्थना होगा ही नहीं, पृथक होगा नहीं, प्राथमिक। इसमें देखिए एक जुड़ा हुआ है, यानी प्रथम जो है ना उसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा, प्रत्यय जुड़े। ठीक है, विशेषण में प्रत्यय ही ज़्यादातर जुड़ता है, तो आपको ये मालूम रखना है कि वो कुछ ना कुछ उसमें जुड़ेगा, और मूल शब्द वही रहेगा, उसमें मूल शब्द गायब नहीं होगा। विशेषण में ये ध्यान रखना होता है। ये लाइन चली गई तो कोई नहीं, लाइन चली गई, बट हम यहाँ पर देखेंगे। और इसमें देखते हैं विशेषण में है, विशेषण में देखते हैं निज। निज शब्द का विशेषण बताना है। तो निज का मतलब होता है निजी, मतलब पास का। ठीक है, तो ये निजी जो है ये आंसर होगा, ये सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 1 मिनट, मैं थोड़ी सी दरवाज़ा का रोशनी आ जाए, लाइट चली गई है, इससे मैं आपको दिख जाऊं और ये प्रॉब्लम है, और कोई नहीं, लेकिन समझना है आपको कैसे क्या होता है। अब ये क्रिया देखिए, क्रिया में हम देखते हैं कि चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हथियाना क्या है, विशेषण है, और दोनों को मिलाकर ये पूछ रहा है कि यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। ये पूछ रहा है, क्रिया की बात पूछ रहा है कि किस क्रिया का। तो देखिए पूर्वकालिक, पूर्वकालिक प्रेरणार्थक क्रिया, या नामबोधक क्रिया, या पुनरुक्ति क्रिया। तो देखिए इसका आंसर ये होगा, ये आसान नहीं है आपको समझना, बट मैं बताता हूँ। इसमें आंसर होगा नामबोधक क्रिया। मगर आप देखिए ये प्रेरणार्थक है, प्रेरणार्थक में आपको मैं बता देता हूँ कि प्रेरणार्थक क्रिया ऐसी क्रियाएं होती है जिसमें कोई काम खुद करता नहीं करता है, बल्कि करवाया जाता है। लाइन आ गई है। तो जैसे मान लीजिए, जैसे आपने किसी को पीटा नहीं बल्कि पिटवाया, तो कहेंगे कि मैंने उसको पीटा, ये हो गया आप कह रहे हैं। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि मैंने उसको पिटवाया, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है,
प्रेरणार्थक क्रिया में यही होता है कि आप काम खुद नहीं करते बल्कि दूसरों से करवाते हैं। और नाम बोध में होता है, ठीक है, नाम बोध में होता है कि आपने ये क्या है, खुद काम करते हैं। चंदन ने उसका व्यापार हथियार लिया, है ना, तो चंदन खुद हथियार रहा है उसका व्यापार, तो नाम बोध में हो गया। अगर आप किसी को पीट रहे हैं तो नाम बोध में आ जाएगा। और इसमें हमेशा क्या रहता है, संज्ञा और विशेषण दो ही चीज़ आता है। तो देखिए इसमें जो हथियार दिया है ना, ये क्या है, विशेषण दिया है, हथियार लिया, पीट दिया, ठीक है, तो पीट दिया तो आ जाएगा यहाँ पर पिटवा दिया, तो ये विशेषण हो जाता है, पिटवाया विशेषण में आ जाएगा। तो ऐसा चीज़ अभी हम मोटा मोटी देख लेते हैं, ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी। बट अभी हम ये इतना समझते हैं कि सवाल कैसे आते हैं। क्रिया में आता है मैं घड़ा भरता हूँ। भरना इसमें क्या है, क्रिया है। वाक्य में कौन क्रिया है, अब बताना है कि सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है कि द्विकर्मक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है। देखिए कौन सा है, तब तक दरवाजा को बंद करता हूँ। है ना, ये बताना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ना, भरना, देखिए कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं ना जिससे किसी परिणाम का होना पता चलता है। जैसे भरना, अगर कुछ भरते हैं कुछ भी चीज़ तो कुछ तो भरते होंगे ना। अगर पानी भरते हैं तो पानी भर रहे हैं, तो पानी भर रहे हैं यानी वो पानी भर रहे हैं। तो यही चीज़ याद रखना है। वो कह रहा है कि मैं घड़ा भरता हूँ, ठीक है, तो घड़ा भरता हूँ, तो इसमें कुछ परिणाम की बात रही है। क्या भर रहे हैं आप, घड़ा भर रहे हैं, और उसमें भी पानी भरना। तो यहाँ वही पूछ रहा है कि कौन सा भरना क्या है, क्रिया है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में आपका जो है कर्म जरूर रहता है। अब यहाँ क्या और किसे ये लगा के पूछा जाता है, तो आप पूछे क्या भर रहे हैं, तो घड़ा भर रहे हैं, ठीक है। और घड़ा नहीं देता, कुछ और देता, तो वहाँ पे भरने का अर्थ तब भी होता है पानी, मैं पानी भर रहा हूँ, तो यहाँ पर पानी कुछ रहता तो भी आपको सकर्मक मारना होता है। आप इतना समझ गए होंगे। और देखते हैं कारक सब पूछ रहा है कि वह कलम से लिखता है। मैं शुरुआत में ही बताया था इस उदाहरण को, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पूछ रहा है कि किस कारक का उदाहरण है, वह कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है। तो आप ऑप्शन देखिए, कर्ता कारक, कर्म कारक या करण कारक या अपादान कारक। तो आप बताइए इसमें से, ये तो आसान है। देखिए मैं अभी बताया था कि करण आंसर होगा। जब कोई चीज़ से पता चले कि साथ में है तो वो करण में आ जाएगा। अगर जब मालूम चले कि अलग हो रहा है तो वो किस में आ जाएगा, अपादान में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उपसर्ग दिया हुआ है। उपसर्ग पूछ रहा है कि सुवास शब्द का उपसर्ग कौन है। सुवास, दो देखिए, सु और वास, अगर इसका विच्छेद करते हैं तो इस तरीके से आप विच्छेद कर पाते हैं कि सु अलग होता है, वास अलग होता है। और आपको मैं बता दूं कि उपसर्ग हमेशा क्या होता है, शब्द से पहले लगता है, ठीक है, और प्रत्यय जो है वो हमेशा बाद में लगता है शब्द के। तो ये ध्यान में रखना है। तो देखिए मूल रूप इसमें क्या है, वास है। वास के पहले कौन सा लगा है, सु लगा है, तो आंसर ये हो जाएगा सुवास। आपको इस तरीके से खंड करके उपसर्ग का पता लगाना होता है, प्रत्यय का पता लगाना होता है। लेकिन अगर आपको संधि अगर विच्छेद करना अगर मालूम रहे ना तो आप इजली आप पता कर सकते हैं। वरना हम लोग जब क्लास करेंगे तो उसमें देखेंगे कि उपसर्ग के कौन कौन से कुछ चीज़ें मानक हैं, कुछ वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वर्ण हैं, उनको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है, और जिससे पता चल जाएगा कि हाँ अच्छा ये हमेशा आगे की तरफ ही लगते हैं। बट आपको ऐसे याद रखना है कि उसको पहले तोड़ना है, उस शब्द को तोड़ना है। उपसर्ग पूछे तो ये इतना दिमाग में रखना है कि आगे ही रहेगा, उसको तोड़ के पता करेंगे, राइट। अब देखते हैं अधिकार जो है, अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन है। तो अधिकार, अधि को तोड़िए, अधि प्लस कार, है ना, अधि और कार, एक जो दूसरा मूल जो शब्द रहेगा ना, दूसरा पद जो रहेगा वो मूल रहेगा जिससे कुछ अर्थ निकले। ऐसा बिना अर्थ का भी नहीं तोड़ना है। पहला जो उपसर्ग रहेगा, ठीक है, वो अलग रहेगा, लेकिन जो मूल शब्द रहेगा उसका अर्थ निकलना चाहिए जब तोड़ेंगे तो देखिए अधि को अलग रखते हैं, कार को अलग रखते हैं, तो अधि मालूम चल जाता है पहले ही कि उपसर्ग है, राइट। आगे देखते हैं। उपसर्ग से 3 प्रश्न ऐसे बने हैं इस बार, तो ऐसे बनते ही हैं, 3 से 2 बनते हैं, कभी 2 तो कभी 3। अब देखिए पहला अब दे दिया, अ दे दिया, और अब कह रहे हैं ना कि बताइए कि इससे कौन से उपसर्ग बन रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अ है तो हमेशा याद रखना है कि ये
उस शब्द में औ दिखना चाहिए। अब आगमन में देखिए औ है क्या? नॉट। इसमें है क्या? अध्यक्ष में नहीं है। अनुज देखिए अनुज में है क्या? नहीं है। लेकिन देखिए अवज्ञा में है और बंदे ने आंसर सही किया है, औ है ना। तो आपको ये याद रखना है उपसर्ग। ये बहुत आसान होता है, कोई भी बच्चा कर लेता है, आप भी कर लेते होंगे फटाक से। अब यहाँ देखिए लघुत्व शब्द में प्रत्यय पूछ रहा। अभी तक उपसर्ग देखा हमने, अब प्रत्यय की बारी आ गई। तो देखिए लघुत्व मैंने अभी बोला कि हमेशा क्या होता है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। तो इसको भी तोड़ के पता करते हैं। तोड़िए, लघु मतलब छोटा आता है, त्व लगा हुआ है अलग से प्रत्यय, ये आपको मालूम चला। त्व आपको दिखना चाहिए कहीं भी। तो ये देखिए अ है, त्व तो है नहीं, लेकिन यहाँ देखिए बंदे ने सही आंसर किया है, त्व है इसमें, तब पता चलेगा कि यही है। बाकी कत्व दिया है ना, कत्व दिया है, कत्वा, त्वा दिया है, कत्वा दिया है, कत्वा। इसको उच्चारण ऐसे कत्वा बोलेंगे, यानी पूरा क नहीं है, नहीं पूरा त है, उच्चारण करना ऐसे होता है। लघु तो होगा ही नहीं, है ना, आप समझ गए होंगे। और प्रत्यय में अगला देखते हैं, आगे देखते हैं वीरता। वीरता शब्द में प्रत्यय कौन है? अब इसको तोड़िए, वीर प्लस ता, है ना। वीर की बात, एक मूल शब्द निकल गया तो बाकी क्या बचता है? ता। तो वीर तो होगा नहीं, वे भी नहीं होगा, और नहीं होगा, आंसर ता। बंदे ने कमाल का आंसर किया हुआ है भाई। अब प्रत्यय देखते हैं, इसमें देखिए रक्त, रक्त ईमा, रक्तिमा हो गया, तो रक्त ईमा दो होता है ना, तोड़ते हैं, इसका विच्छेद जब करते हैं तो इसमें बताना है, शब्द में प्रत्यय बताना है। तो आपको मालूम है कि ईमा निकल रहा है, तो आंसर ये होगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी ईमा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। ये कन्फ्यूज़न करने वाली बात है। कैसे इसको पकड़ेंगे भाई कि ये ईमा होगा कि ये ईमा होगा? आप दिखेंगे इसमें, तो ये मात्रा जो लगी है ना, इसमें छोटी मात्रा लगी है, आप देख पा रहे होंगे, इसमें छोटी मात्रा लगी है। यहाँ पर मेरा कलम काम नहीं कर रहा, लेकिन आप देखिएगा रक्ति, तो पहली जो उसमें मात्रा लगी है छोटी लगी है। तो इसी से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है ई की मात्रा लगी है, छोटी वाली, तो छोटी को मारना है। समझ गए होंगे? ओके। अब संधि देखिए, संधि से अब सवाल जब है तो निम्नलिखित में से कौन शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है। विसर्ग संधि में होता है, जब विच्छेद करेंगे ना तो इसमें ह की जो विसर्ग की मात्रा है ना, ये वाली, ये आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होता है। आपको मालूम है कि संधि 3 टाइप से होता है, तो उसमें एक होता है स्वर, ठीक है, दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है, तीसरा होता है विसर्ग। ठीक है, ये आपको मालूम है, पूछा है, इससे पूछा है, तीसरे नंबर से पूछा हुआ है। तो आप जब ये जानेंगे तभी आप समझ पाएंगे। लेकिन अभी हम बता देता हूँ, इसमें दुष्कर होगा, अहंकार होगा, पंचम होगा या जगदीश होगा। ठीक है, तो ये देखिए इसमें होगा आंसर दुष्कर। दुह जुड़ कर, कई बार होता है कि अगर आपको विसर्ग संधि आप जब भी पढ़ेंगे तो इतना ध्यान रखिएगा, एक व्याकरण की जो किताब आती है किसी भी तरीके की, आप वो ज़रूर खरीद लीजिएगा। और अगर आपके पास होगी भी किताब तो उसमें हमेशा ये करना है आपको कि देखना है विसर्ग संधि में। देखिए स्वर और व्यंजन तो हमेशा याद रहता है, मगर क्या है ना, विसर्ग याद नहीं रहता है। तो आपको क्या है ना, जो विच्छेद दिया हुआ है विसर्ग में उसको केवल पढ़ना है। जब पढ़ेंगे ना दिमाग में वो ऑटोमेटिक सेट कर जाएगा। ठीक है, कि अच्छा दुह जुड़ कर, दुष्कर, दुह जुड़ कर, आपको ऐसे मालूम होगा। तो ये आंसर होगा। हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे जब संधि पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं, संधि की जो बात करते हैं तो उसमें नेक्स्ट जो सवाल है, जगत प्लस आनंद, मैंने बताया था पहले भी कि एक तो दे देगा, पूछा कौन सा, ये बताइए कौन सा संधि, और दूसरा एक दे देगा विच्छेद किया हुआ देगा और पूछेगा कि उसका संधि क्या है, और एक संधि दे देगा और फिर पूछेगा उसका विच्छेद क्या है। दूसरे नंबर का ये जो है जगत प्लस आनंद, तो ये हो जाएगा कौन सा होगा, जगनंद होगा या जगत आनंद होगा या फिर जगतानंद होगा या जगदानंद होगा। तो इस बंदे ने आंसर सही मारा हुआ है। अच्छा, इसको कैसे पता करें? पहला नंबर तो अगर दे दे और पूछे कि बताइए कौन से संधि के कौन से विभाग है, तो मतलब विभाग मतलब टाइप्स है, तो एक तो पहले देखकर ये पता हो जाना चाहिए था कि ये क्या है, व्यंजन संधि है। कैसे मालूम चलेगा कि व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि कैसे मालूम चलेगा? और देखिए ये जो त है ना और ये आ है, तो त क्या है, व्यंजन वर्ण है,
इतना मालूम चला तो इसी से पता चल जाएगा कि ये व्यंजन संधि में ये आता है। समझ गए। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी व्यंजन का जो विच्छेद दिया रहता है और संधि करना होता है तो उसका पहले, ये पहला पद बोलते हैं, ये दूसरा पद बोलते हैं। तो पहले पद का और दूसरे पद का पहला अक्षर जो है दोनों मिलके किसी तीसरे पद अक्षर का निर्माण करते हैं। और किस में करते हैं? इसी वर्ग से। अगर तो जिस वर्ग से है उसी वर्ग से तीसरा करेगा, तो वर्ग का तीसरा क्या है? द है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा और ये तो मिलाया ही नहीं है, ऐसे ही रख दिया है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। मगर यहाँ देखिए, जग रखा है और नंद रखा है, लेकिन तो और आ का क्या बना दिया है? आपका स्वर संधि में का जोड़कर बना दिया है ना। तो ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया कि कोई तीसरा अक्षर बनता है, यहाँ बनाया है क्या? नहीं बनाया है, ता रख दिया है आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए। बट अभी अगर आपको ये ध्यान रहता कि व्यंजन संधि में हमेशा जुड़ने के बाद को उसी वर्ग का कोई तीसरा अक्षर बनता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, दा अलग अक्षर बना है उसी वर्ग से, त वर्ग से दा बना है, तो आपका आंसर ये हो गया। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे कुछ चीज़ों को, है ना। और आगे चलते हैं, संधि में ही देखते हैं। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द यण स्वर संधि का उदाहरण है। अब देखिए, यहाँ स्वर संधि से पूछा है, स्वर संधि में भी टाइप्स होते हैं, तो उसमें पूछ रहा है कौन सा टाइप्स? यण संधि के बारे में पूछा है। तो इस देखिए, ये पहला तो हो गया, यद्यपि हो गया, है ना। यद्यपि, देवर्षि, विद्यार्थी या चयन, इस 4 ऑप्शन में ये बंदे ने सही आंसर किया हुआ है। ठीक है ना। ये मेरा कलम थोड़ा सा धोखा दे रहा है मेरे साथ। तो ये आपका यद्यपि होगा, यदि जोड़ अपि होगा। ठीक है, ये इसका यदि जोड़ अपि होगा, आप ये ध्यान में रखेंगे। तो यण में होता है कि यण में होता है, आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि यण में य होता है, य, व और री का र हो जाता है। ठीक है, ये वैसे समझ में देखना है कि जब जुड़ता है इधर से हर्षई दीर्घई रहे या हर्षऊ दीर्घऊ रहे या री रहे, और उसमें कोई भिन्न स्वर आए तो ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? हर्षई दीर्घई, और कोई भिन्न स्वर मिलकर यह बनते हैं हर्षऊ दीर्घऊ, और कोई भिन्न स्वर मिलकर व बनते हैं और री का र बनता है। यानी हर्षई दीर्घई का य बनता है, ठीक है, ह्रस्व दीर्घऊ का व बनता है और री का र बनता है। ठीक है, यण संधि में पढ़ेंगे। और जो क्लास करेंगे संधि के ना, इतने इजी वे में हम करेंगे इस क्लास को, जब संधि करेंगे तो आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझिए, है ना। अब देखते हैं, पूछ रहे हैं कि देखिए, अभी एक शब्द दे दिया और कह रहा है कि बताइए कि इसमें इसका विच्छेद कौन होगा। सज्जन दे दिया है और संधि, इस संधि का विच्छेद, संधि विच्छेद पूछ रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, सम जोड़ जन है, बी में देखिए सत जोड़ जन है। तो ये तो पहले आप ध्यान दीजिए कि सत जोड़ जन हो गया और फिर ये सद जोड़ जन हो गया और सज्जन हो गया। ध्यान दीजिए, इस बंदे ने गलत आंसर किया है, इसलिए ये घिरा, ये गलत आंसर होगा, है ना। मैंने अभी बताया कि देखिए ये कौन सा है? व्यंजन संधि में आता है, तो ये आपका सतजोड़ जन हो जाएगा। ठीक है, जब भी मिलता है तो यहाँ त है और ज है, तो इसी का ये दूसरा हो जाता है। इसका भी एक रूल नियम है, तो ये समझेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आंसर इसका हो जाएगा, सतजोड़ जन का सज्जन हो जाएगा। ये नहीं होगा, है ना, और ये भी नहीं होगा, इसका हो जाता सतजोड़ जन। ये ऐसा, ये गलत है, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं, रमेश, रमेश शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है। दो देखिए, अभी तक दो आप देखेंगे कि 2 शब्द दिया है और उसका विच्छेद पूछ रहा है। तो रमेश का होगा, यहाँ क्या आ रहा? ए, एश, रमेश, एश। आपको हमेशा याद रखना है कि एश, इस तरीके के जब भी एश आए, रमेश, महेश, दिवेश, एश, एश की जब आप भावना को फिल करेंगे, एश फिल करेंगे, तो वहाँ हमेशा याद रखना है कि ईश होगा, दूसरा जो पद होगा तोड़ेंगे तो रमेश, तो रम तलाबेशा तो होगा नहीं, रमन जोड़ ये भी होगा नहीं, है ना, ये भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ देखिए, रमा जोड़ ईश, ये सही है। मैंने अभी बताया ना कि जब भी एश आए, एश कभी दिमाग में रखना है कि एश आए, रमेश, महेश, द्वेष, तो जब भी आए तो उसका जो दूसरा पद होता है
ईश होता है, और ईश में भी जो ई की मात्रा होती है ना वो बड़ी मात्रा रहेगी, है ना, याद रखना है। तो रमा प्लस ईश। अच्छा, अब ये ध्यान दीजिए कि यहाँ भी देखिए दिया है, यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है ना, बड़ी मात्रा है यहाँ पर, और यहाँ भी है। तो ये ध्यान दीजिए कि यहाँ रमन लिखा है भाई, तो इसमें एक अक्षर एक्स्ट्रा जोड़ दिया, जबकि तो होगा नहीं है। अच्छा, हमारा ये दिया है क्या, यहाँ पर न दिया है नहीं ना, तो ये ध्यान में रखना है कि न नहीं दिया है तो 2 ही अक्षर दिया है, तो भाई यही बनेगा, है ना। ऐसा भी थोड़ा सा दिमाग लगा के आप कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हैं। अब देखते हैं समास की बारी आ गई। अब इसमें देखते हैं हरिशंकर शब्द में कौन समास है। अभी तक ने आपने बहुत कुछ देख लिया है, और हम आगे अब देखते हैं समास। और समास में देखते हैं, पूछ दिया है कि हरिशंकर शब्द में कौन समास है। एक शब्द दे दिया है और उसमें समास आपसे पूछ रहा है। द्विगु समास, कर्मधारय समास, और या द्वंद्व समास, या फिर अव्ययी भाव समास। ठीक है, एक मक्खी है जो हमको तंग करके रखती है, और जब भी मैं यहाँ पर खाना खाने बैठता हूँ ना तो रात में भी ये आ ही जाती है, सोती नहीं है, पता नहीं चीन गई है। तो यहाँ पर ये भी क्लास करने आई होगी, है ना। तो पूछ रहा है कि हरिशंकर जो शब्द है इसमें से बताना है कि कौन समास है। ठीक है, तो देखिए हरिशंकर, मूल शब्द क्या है इसमें, शंकर है, और उसमें हरि, तो यहाँ तारीफ की जा रही है ना। तो इस तरीके के जब भी आए ना, जब मूल शब्द की जो विशेषता बताई जाए तो वो हमेशा याद रखना है कि कर्मधारय समास कहलाता है। और हमेशा याद रखिए कर्मधारय समास जो होता है उसमें भगवान से रिलेटेड शब्द आते हैं, है ना। ठीक है, भगवान से रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसे शब्द आते हैं कि जिसमें विशेषताएं उनकी बताई गई रहती हैं। ठीक है, ये समझ में रखना होगा आपको, तो आप समझ गए इसको। और समास तो इतना आसान है समास ना भाई, कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं, सच बता रहा हूँ मैं। फिलहाल अभी यहाँ देखिए, अब देखिए चरण कमल में पूछ रहा है कि कौन सा समास है ना, ये समास पूछ रहा है। तो देखिए चरण और कमल में मूल शब्द क्या है, कमल। बात यहाँ विशेषता बता रही है कि कमल कहाँ है, चरण में, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा, समझ गए आप। अगर कर्मधारय कभी भी ना दे और उसके जगह इन सारे के साथ हैं बहुव्रीहि दे दे, तो हमेशा आपको बहुव्रीहि में मारना रहता है। अब चरण कमल, अच्छा किसके चरण में कमल होता है, किसके होता है चरण में कमल, तो ये भगवान कौन होते हैं, विष्णु होते हैं या लक्ष्मी, है ना। तो उसको याद रखना है कि बहुव्रीहि में आ जाता है, और ऐसे ध्यान में रखना है। मैं समझाऊंगा तब जब क्लास करेंगे। अब रस भरा में बताना है कि कौन समास है। तो रस भरा का मतलब समझना कि रस से भरा, यानी रस से भरा। तो रस से भरा इस तरीके से तोड़ना होता है। तो रस से भरा, तो इसमें कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, या फिर अपादान। तो आपको ध्यान में रखना है कि रस से भरा क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि रस से भरा से जो होता है साथ में होता है, तो रस से भरा हुआ एक साथ का पता चल रहा है ना। तो यहाँ कर्मधार करण तत्पुरुष हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर देखते हैं समास में निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है ना। तो द्विगु बताना है, द्विगु में बताना है पंचतंत्र। आप हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि द्विगु समास उसको बोलते हैं जिसमें अक्षर यानी संख्या की बात आ जाए, है ना। पहला जो संख्या हो, पद हो, उसका संख्या हो। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें पंचतंत्र में पंच संख्या से है। नीलकमल में आप जो देख रहे हैं, नीलकमल में जो है, नील और कमल क्या है, ये कर्मधारी में आ जाता है ना। तो इसमें तो है नहीं कोई संख्या, देशभक्ति में भी कोई संख्या है नहीं, और इसमें भी कोई संख्या है नहीं। पंचतंत्र है तो पंचतंत्र, इस बंदी ने सही आंसर किया हुआ है। ये समझ गए। द्विगु का कर्मधारय का बता दिए कि उसका जो पहला पद होता है वो ज़रूर विशेषता बता रहा होगा। और अभी आगे देखते हैं इसमें सर्प। अब अच्छा पर्यायवाची शब्द आ गया, हाँ कोई नहीं, तो जब समास पढ़ेंगे तो उसकी भी बात करेंगे पूरी तरह से। और अभी देखते हैं सर्प में बताना है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द है निम्न में। पयोध, केहरी, सुरंग, उरग। तो ये आंसर उरग होगा,
ये बंदे सही मारा है। आपको मैं बता दूं कि पर्यायवाची शब्द के लिए कोई नियम कानून नहीं होते हैं, इसको आपको पढ़ना होता है और ये रेगुलर जब आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप ये काम करिएगा कि अपने व्याकरण किताब से रेगुलर पर्यायवाची, एक बार कुछ नहीं करना है, एक बार खोलना है पर्यायवाची और पढ़ना है, सबको पढ़ते जाना है, बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना, दिमाग पर जोर भी नहीं देना है कि भाई कौन सा क्या है, कुछ नहीं, बस आपको पढ़ना है। सर्प तो ये देखना है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं। अब पूछ रहा है कि ये ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची बताना है ना, ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची बताना है। इसमें मेरा कलम थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा, कोई नहीं, तो आप इसमें देखिए जगदीश, रत्नाकर, चतुरानंद, दशानन। तो आपको मालूम है कि ब्रह्मा जी के 4 आनंद थे, तो ठीक है, चतुरानन यही हो जाएगा। जगदीश वही विष्णु भगवान को जगदीश बोलते हैं, रत्नाकर होगा नहीं, वही सूर्य, ठीक है। दशानन तो आपको कहा जाता है, मालूम ही है, रावण भावा को कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द में आप देखते हैं चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसमें अंशुमाला ये गलत है। अंशुमाला किसको बोलते हैं? अंशु यानी सूर्य के किरण को, यानी सूर्य हो जाएगा, ठीक है ना। अंशुमाला सूर्य हो जाएगा। तमस ये भी नहीं होगा। शार्दुल सिंह को बोलते हैं, जो सिंह है उसको शार्दुल बोलते हैं। और हिमांशु, जहाँ तक यही आंसर होगा, है ना, ये आंसर होगा। तो याद रखना है कि हिमांशु मतलब चंद्र क्या होता है, उसकी जो चांदनी होती है वो शीतल होती है, उसी तरीके से ये हिमांशु जो है शीतलता से आप ऐसा अनुमान करके मार सकते हैं, नहीं भी मालूम रहे तो। अब देखते हैं अनेक शब्दों के लिए 4 से 5 प्रश्न ऐसे बनते हैं साइंस कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए, और आर्ट्स में 1-2 और प्रश्न ज़्यादा ही पूछ दिए जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जिसके 4 पद हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसके 4 पद हैं के लिए एक शब्द बताना है। जिसके 4 पद हैं मतलब चतुष्पद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चौमासा तो है नहीं, चतुरानन भी नहीं होगा। आनन यहाँ जुड़ा है तो भाई सर की बात कर रहा, आनन की बात कर रहा है तो होगा नहीं। मासा मतलब महीने की बात कर रहा, और चतुष्पद, ये चतुष्पद जो है ना, पद के यानी पाँव की बात कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आपको मार देना होता है अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। राह चौराहा मतलब राह है, 4 राहों का जहाँ सम्मेलन हो, मिलान हो, वहाँ चौराहा बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा, आप तो जानते ही हैं, है ना। अब देखते हैं अनेक शब्दों में, अब आगे देखते हैं जिसे भय नहीं हो। जिसे भय नहीं, निर्भय, है ना, भय का उल्टा निर्भय, विलोम शब्द से भी आपको मालूम चल जाए, है ना। तो जिसे भय नहीं हो तो इसे देखिए निर्दयी तो होगा नहीं, ठीक है। निर्भय देखिए कि दिया हुआ है, बंदे ने सही आंसर किया हुआ है। बाकी निर्भर तो होगा नहीं, निर्भर मतलब किसी पर आश्रित हो जाना। निर्मिति मतलब होता है निर्माण करना, ये भी तो होगा नहीं, है ना। अब आगे देखते हैं, बता रहा है, इसमें पूछ रहा है कि अनेक शब्दों में पूछ रहा है कि 2 बार जन्म लेने वालों को क्या बोलते हैं, एक वर्ड में बताना है। तो 2 बार जन्म लेने के बाद द्विज होना चाहिए। अच्छा देखिए, अंडज तो होगा नहीं, पंकज भी नहीं होगा, पंकज मतलब वही कमल, जलज भी नहीं होगा, दोनों एक ही दिया हुआ है। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज बोलते हैं, राइट। अब देखते हैं आगे पूछ रहा है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताएं। गिरा हुआ का एक शब्द आप देखिए, गिरा हुआ मतलब पतन हो गया, जिसका पतित हो गया है ना, पतित। गिरा हुआ मतलब पतित। तो पारस होगा नहीं, पयोधि भी नहीं होगा, पावन भी नहीं होगा, पावन मतलब पवित्र होता है, ये भी नहीं होगा, है ना। और ये आप देख सकते हैं पतित, अभी हमने बात किया, यही आंसर होगा पतित, राइट। नेक्स्ट देखते हैं मुहावरा। मुहावरा में देखते हैं आपका 2 से 3 प्रश्न बनता है, जिसमें देखते हैं दिन दूना रात चौगुना, है ना। दिन दूना रात चौगुना में बताना है मुहावरे में कि अर्थ क्या है। तो खूब उन्नति करना, ये बिल्कुल सही है। कोई आशीर्वाद देता है ना, जैसे दादी लोग घर जब जाते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी बुजुर्ग से, तो आशीर्वाद देते हैं कि दिन दूना रात चौगुना तरक्की करो, तो यानी खूब उन्नति करो, है ना। यही देखिए यहाँ पे विद्या है, खूब अवनति लिखा है। देखिए अवनति का मतलब होता है उन्नति का उल्टा होता है अवनति, तो गलती से ये भी मारा जा सकता है, बट आपको ये मालूम रहे कि अवनति मतलब वृद्धि, रुक जाना, ह्रास की तरफ जाना, है ना। तो ये नहीं होगा। ये दिशाहीन तो बिल्कुल ही नेगेटिव बात कर रहा है, पतन, ठीक है। और दिन दूना ये भी देखना होता है, एलिमिनेट करेंगे तो देखिए तीनों नेगेटिव बात किया हुआ है। ये भी डी जो है नीचे इसको लाते हैं, तो ये भी जो है ना
नेगेटिव बात किया हुआ और ये भी नेगेटिव बात किया, लेकिन यही जो है पॉजिटिव बात किया है। तो देखना भी होता है कि 3 एक ही तरह का बात कर रहे हैं और एक जो है सकारात्मक बात कर रहे, तो आंसर ज़्यादातर वही होगा। ये भी ध्यान में रखना होता है ना। और मुहावरा में देखते हैं पगड़ी रखना। कई बार आप इस शब्द को सुने भी होंगे या फिल्म देखते होंगे, तो मेरे उसमें एक पिता जो रहता है, लड़की का जब शादी होती है तो दहेज की जब मांग होती है, वहाँ पर आपने ऐसा अक्सर देखा होगा फिल्मों में कि जब लड़के पक्ष वाले जब दहेज की बात होती है तो वहाँ कुछ मांगते हैं जो करार रहता है और बाकी रहता है तो लड़की की तरफ से सक्षम नहीं होते हैं देने में। तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि शादी टूटने को हो जाती है। तो वहीं पर जो लड़की का पिता होता है तो बोलता है कि प्लीज़ मेरा पगड़ी रख लीजिए। यानी पगड़ी रखना मतलब इज़्ज़त रखना, यानी मेरा मान रख लेना, है ना, यही चीज़। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया है गर्मी होना। नहीं, गर्मी मतलब क्रोध की बात हो रही है, ऐसी बात है। लड़की वाले गर्मी वहाँ पर करते हैं, है ना। और ऐसा आप तो देखे ही होंगे, तिलक में होता ही है, लड़के पक्ष वाले तिलक में दहेज मांगने के लिए थोड़ा सा चौड़े सीने में रहते हैं और लड़के पक्ष वाले झुक के रहता है। और यही तो हमारे समाज की बुराई है ना। पढ़ लिख के हम लोग तो पढ़ लिख लेते हैं, है ना। हम ही लोग पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, इन फ्यूचर में आप ही बड़े होंगे और फिर दहेज किसके लिए मांग की जाएगी? आप ही के लिए की जाएगी। कहीं ना कहीं आप मांग करेंगे। लड़का ज़्यादातर मांग नहीं करता है, लेकिन सपोर्ट तो कहीं ना कहीं करता है अपने पिता की, है ना। तो ऐसा ही होता है। खैर, ये सामाजिक बुराई है और ये कोई बाहर से कोई ईश्वर आकर ख़त्म नहीं करेगा, हम ही लोग ख़त्म करेंगे। वैसे ये ख़त्म नहीं होगा, बट एक कोशिश रहेगी कि नहीं कुछ हद तक चीज़ों को कम किया जाए, है ना। पैसा देखिए आएगा, दहेज में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जिस लड़की को आप लेकर आ रहे हैं ना, वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी। सोचिए उस वक्त को जब आप दहेज के लिए आप उसके साथ कितने इन्होंने कुकृत किए होंगे, उसके पिता को बेइज्जत किए होंगे दहेज के लिए मंडवा में, और फिर आप उसी लड़की के साथ रहने वाले हैं। तो कभी ऐसा याद आएगा कि यदि मतलब जिस औरत से हम जिस औरत के साथ, जिस लड़की के साथ जिससे हम ज़िंदगी बिताने वाले हैं, और कभी उसके साथ ऐसा भी हम कर चुके होते हैं, तो ये भी थोड़ा सा आपको महसूस करना होगा कि नहीं, हमें लड़की से मतलब है, हमें उसके साथ ज़िंदगी बितानी है, हमें उसके साथ इस जीवन की सफ़र को, यात्रा को पूरी करनी है, न कि उस पैसे से, है ना। तो आपको याद रखना है। आइए देखते हैं मुहावरा में पगड़ी रखना हो गया, ये इज्जत बचाना, सिर खुजलाना तो होगा नहीं, ठीक है। इज्जत उतारना, वही लड़के की तरफ से इज्जत उतारी जाती है, लेकिन बचाने की बात लड़की की तरफ से कही जाती है। राइट, समझ गए। अब देखते हैं मुहावरा। मुहावरा में देखते हैं नाच नचाना। नाच नचाना का है ना, बहुत नाच नचा दिया है लड़का, मम्मी लोग ऐसे बोलती है, तो ऐसा ही होता है। यानी मना करना नहीं होगा, तंग करना। जब आप छोटे रहते हैं, है ना, तो माँ कुछ काम करती है तो आप उसको तंग करते रहते हैं, आपको मालूम नहीं है कि तंग करते हैं, लेकिन वो फिर माँ बोलती है कि बहुत नाच नचा दी है छोड़ा, है ना। तो वही तंग कर दिया है ना, समझते होंगे आप। राइट, अब आगे देखते हैं विलोम शब्द की बात करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि अगम शब्द का विलोम क्या है। तो अगम का होता है निगम, अगम का होता है सुगम। तो आगम तो होगा नहीं, उसी को बढ़ा दिया, ये गम होगा नहीं, है ना, गम तो होगा नहीं, ठीक है, गम नहीं होगा, गम भी नहीं होगा, काम नहीं कर रहा, समझिए आप, सरगम भी नहीं होगा, और ये जो है सुगम होगा, है ना। राइट, आगे देखते हैं। एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो एकेश्वर के यहाँ ध्यान दीजिए, कभी कभी आपको शब्दों पर गौर देना ज़रूरी हो जाता है। ऑप्शन पहले देख लीजिए। ऑप्शन में आप देख रहे हैं ईश्वरवाद, ठीक है, बहुदेवीवाद, ये बहुदेवी और वाद, ठीक है, बहुदेववाद, बहुदेववाद, है ना। और चौथे नंबर पर देख रहे हैं बहुत देवाद, यानी बहुत तेवाद। ये ध्यान दीजिए, ऑप्शन देख लिए और एकेश्वरवाद देख लिए, और इसका विलोम बताना है। तो इसका विलोम देखिए, एक से मतलब होता है कि एक ईश्वर की बात की जा रही है, और ईश्वर की बात की जा रही है, न कि देवी की बात की जा रही है। यानी एक ईश्वर की बात की जा रही है, तो एक का क्या हो जाएगा, पुल्लिंग करेंगे, विलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग कह रहा हूँ मैं, विलोम यानी विपरीतार्थक करेंगे तो क्या होगा, एक का बहु हो जाएगा। तो पहले देखिए बहु किस में लगा है, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, और इसमें भी लगा। लेकिन देखिए
ईश्वर की बात कही जा रही है। ईश्वर मतलब ईश्वर, देव, देवी नहीं। तो यहाँ देखेंगे देवी है तो ये तो गलत हो गया, पहले ही ख़त्म। ईश्वरवाद तो पहले ही खलास करिए, ये तो है होगा ही नहीं, ठीक है ना। और देखिए जब भी विलोम पूछेगा तो मूल शब्द यही सब रहेगा, आगे की चीज़ें बदलेंगी। अब यहाँ देखिए बहु, देव और वाद। एक का मतलब हो गया बहु, ईश्वर का हो गया देव, और वाद स्वाद हो गया। तो यही आंसर होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए त जोड़ दिया है, तो नहीं होगा, है ना। वह इसमें से निकाल दिया है और तो जोड़ दिया है, तो पहले ये गलत हो गया। शायद आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। जब आपको मालूम नहीं होगा, किसी का अर्थ विलोम नहीं मालूम होगा, तो आप कुछ दिमाग इस तरीके से लगाकर हल कर सकते हैं, राइट। कैसा लग रहा क्लास? कमेंट करिए, बीच बीच में कमेंट भी कर दीजिए। अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगेगा तो, है ना। ये मैं भी बोल दे रहा हूँ, बाकी सारे टीचर्स तो ऐसे ही बोलते हैं। भाई देखो, आपको अगर पसंद आएगा ना तो आप ज़रूर जुड़ोगे, मेरे कहने से नहीं, क्योंकि काम तो आखिरकार ज़रूरत तो आपको है ना, हमें तो ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर यूट्यूब पर रिव्यूज़ और ये सब बढ़ाकर, इसके लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ मेरे दोस्त। मैं पढ़ा रहा हूँ कि मैं जो कुछ भी जानता हूँ ना, मैं आपको परोसूँ। क्योंकि मैंने देखिए चैनल को शुरुआत करने से ना, मैं आपको बताता हूँ कि मैं यूट्यूब पर जाकर सर्च किया और लगभग 3-4 जो टीचर्स हैं उनकी जो वीडियो मैंने देखा, और उसमें जो कुछ भी उन्होंने बताया है ना, तो मुझे लगा कि नहीं, चीज़ें तो घिसी पीटी आ रही हैं पुराने ज़माने के तरीके। इसमें आप नया क्या देंगे, यानी मैं नया क्या देने वाला हूँ। और मेरा भी इन फ्यूचर में टारगेट की पढ़ाना ही है, और मैंने यही सब किया ही है। तो जब यही सब करना है और फिर जो हमारे भाई हैं, छोटे भाई बहन लोग हैं, उन लोगों को कुछ नया दिया जाए तो क्या दिया जाए, और इन्हीं सब मकसदों से मैं इस चैनल की शुरुआत किया हूँ। और कुछ ऐसा ही हम पढ़ेंगे। और जहाँ तक अभी तक आपने जो कुछ भी अभी देखा, अगर लगातार आप जुड़े होंगे इस क्लास से, तो अभी देख रहे होंगे कि अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया, कुछ उसमें आपको नया दिखा होगा, है ना। और हाँ, हो सकता है वीडियो यानी ये क्लास लंबी होगी, मगर मैं आपको कह दूं कि आप धैर्य रख कर क्लास करिएगा। मेरी कोई भी क्लास हो, धैर्य रख कर करना है। ये नहीं सोचना है कि कितने घंटे गए, बिल्कुल नहीं सोचना है। और हम आगे की जो क्लास भी करेंगे ना मेरे भाई, हम ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे कि जो भी हम पाठ पढ़ेंगे हर एक चीज़ पर बात करेंगे। देखिए, परीक्षा तो आप ऐसे ही पास होने वाले हैं। आपको मालूम होगा कि आपके गांव में जो भी ऐसे लड़के होंगे वो कभी पढ़े ही नहीं हैं, किताब तक नहीं उठाएं, लेकिन उनका डिवीज़न क्या आया है? फर्स्ट डिवीज़न आया है भाई। लेकिन क्या हुआ, आगे उनका लाइफ झंड हो जाता है। भाई वो डिग्री लिए हैं, देखो भाई, डिग्री लेने से नहीं होता है। आप भले ही पीएचडी कर लो, लेकिन पीएचडी का अगर पीएच भी नहीं मालूम है ना, तो वो डी का कोई अर्थ नहीं होता है। वो डी आपका वही पुराने लव लेटर की तरह हो जाता है, बिल्कुल वही पुराने लव लेटर की तरह हो जाता है। जब आपके पास लव ही नहीं है तो उस लेटर का क्या फ़ायदा। उम्मीद है थोड़ा सा मैं कुछ एक्स्ट्रा विषय से बढ़ा हूँ, मगर आपको यही समझना है कि वो डी पुराने लव लेटर की तरह किताबों और फाइलों में पड़ा रह जाएगा और आप रास्तों पर धूल फाकेंगे। तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। पढ़ना ऐसे है कि जब आप ज़िंदगी के किसी भी सेक्टर में जाएंगे, लाइफ को किसी भी सेक्टर में आप इन्वॉल्व कराएंगे ना, तो आपको ये क्लासें, ये इस क्लास में जो बातें बताई गई हैं वो दिमाग में रहे। देखिए, पढ़ाई का मूल मकसद और क्या होता है, पहला तो ठीक है एग्ज़ाम निकालना, लेकिन इससे भी कहीं इम्पोर्टेंट होता है आपके आचरण का निर्माण करना, आपको उस श्रेष्ठता की तरफ ले जाना जो आपको एक सभ्य मानव बनाता है, एक सभ्य मानव का निर्माण करता है ना। वरना देखिए ना, आज ही देखिए ना, आजकल में कोलकाता में एक डॉक्टर का रेप किया गया है, आपको मालूम है। न्यूज़ नहीं देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो आप डेली एक चीज़ बना लीजिए कि थोड़ा सही न्यूज़ देखिए कि हमारे देश में चल क्या रहा है, ये ज़रूर करिए। हालांकि अभी तो आप जिस उम्र में हैं, इस उम्र में आप पबजी, फायर क्या बोलते हैं, कौन सा उसका नाम नहीं मालूम चलता है, फायरक्स है कुछ, वो गेम खेलते हैं आप। और ये मैं निश्चित तौर से ये कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम देने के बाद आप कहीं ना कहीं फिर अपना 6 महीना बर्बाद करेंगे।
किस में बर्बाद करेंगे? इसी गेम को खेलने में। आपको मालूम नहीं है कि आपको आपकी ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही हैं वो केवल लाभ के लिए नहीं, नुकसान भी हैं अगर आप उसका सदुपयोग नहीं करेंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा एक बड़े भाई होने के नाते कि आप जो भी गेम खेलते हैं खेलिए, मनोरंजन के लिए खेलिए, लेकिन आप उसका एडिक्ट मत हो जाइए, एडिक्शन मत लगाइए उसका। आदत लगाएंगे ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप तो जानते ही हैं कि परीक्षा ऐसे भी पास होंगे, नहीं भी पढ़ेंगे तो पास होंगे, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा आपके जीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। आप बताइए कि उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, उल्टा। उग्र मतलब होता है तुरंत गर्म हो जाना, है ना। तो देखिए उग्र का आद्य नहीं होगा, तारा भी नहीं होगा, उग्र उदार नहीं होगा, है ये कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सौम्य होगा। सौम्य मतलब शांत, सौम्य स्वभाव का है मेरा भाई, है ना। यानी उग्र नहीं बल्कि उसका उल्टे है, सौम्य है ना। तो ये समझ गए। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि 2024 का जो आपका ये एग्ज़ाम हुआ था, पिछले जो भाई लोग का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इस तरीके का व्याकरण पूछा गया आपसे। आगे आप देखते हैं कि हम आगे जो बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वही 100 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 50 का जो आंसर करना होता है। उसमें अभी तक तो आपने व्याकरण देखा, अब देखेंगे आप वस्तुनिष्ठ में, जिसमें आपका विषय वस्तु से जो आता है प्रश्न। तो हम इसका जो है ना, चूँकि क्लास तो लंबी हो चुकी है, हम नेक्स्ट क्लास में इसकी बात करेंगे। तब तक कि मुझे लगता है कि आपको ये क्लास बेहतर लगी होगी। बताइए कमेंट करके कि आपको ये क्लास कैसी लगी, है ना। और अच्छी लगी होगी तो आप सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, कमेंट करिएगा कि कैसा लगा भैया, बताइए भैया हमको ऐसा लगा यहाँ, या फिर आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं है ना। और एक रिक्वेस्ट तो नहीं कहेंगे, ऐसा अच्छा नहीं लगता है रिक्वेस्ट भाई। ये तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने दोस्तों को बताएं कि हाँ मेरे दोस्त आओ यहाँ पर हम लोग मिलकर पढ़ते हैं, एक सर हैं, ऐसी क्लास शुरू हुई है ना। तो ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस चीज़ को शेयर करें अपने क्लासमेट, अपने दोस्त, दूर के दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर ऐसा क्लास है। तो उम्मीद है आप अपनी क्लास के बच्चों को बढ़ाएंगे, अपने साथियों को बढ़ाएंगे, और फिर हम आने वाले क्लास जो हैं लाइव करेंगे, जहाँ पर आप कमेंट भी कर सकेंगे और मैं वहाँ पर जवाब भी दे सकूँगा, है ना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।